प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का हमने इंट्यूशन देख ली थी, उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखा था, उसका न्यूमेरिकल भी हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम उसका बनाएंगे प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें करना क्या है, तो देखो हमें क्योंकि प्लॉट भी करना है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ही नहीं प्रिंट करवाना है, हमें प्लॉट भी करके बताना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, मैटप्लॉटलिब लिया है, numpy एज नम्पी लिया है, एनपी लिया है, सॉरी। फिर sklearn डॉट डीकम्पोजिशन में से हमने किसको इंपोर्ट करवाया, पीसीए नाम के फंक्शन को इंपोर्ट करवाया है। और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड स्केलर को क्या किया है, इंपोर्ट करवाया है। वैसे आप सीधे स्टैंडर्ड स्केल मतलब स्टैंडर्डाइज किए बिना भी आप पीसीए को कॉल कर सकते हो, वो दूसरा तरीका होता है, लेकिन मैं आपको इस वे में समझा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पिज्जा.csv को हमने क्या किया है, रीड किया, और उसको हम क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो ये कुछ क्या है, कॉलम्स हैं। ये है ब्रांड जो कि हमारा क्या है, टारगेट वेरिएबल है। और ये दूसरे कॉलम्स है, लाइक मॉइस्चर है, प्रोटीन है, फैट है, एश, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें ब्रांड को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो देखो आपको भी पता है, जो ज्यादा अच्छी ब्रांड की चीजें होती हैं उनमें जो अनहेल्दी कंटेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रांड है ये इन कंटेंट्स पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, आईडी पे नहीं डिपेंड कर रही है, इन सभी कंटेंट्स पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो अब कुल मिला के हमें इसमें परफॉर्म क्या करना है, पीसीए परफॉर्म करना है। इतने सारे डायमेंशंस को हमें सिर्फ 2 डायमेंशंस में क्या करना है, रिड्यूस करना है। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम कैसे पता लगा सकते। देखो दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। पहली चीज ये होती है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमें कितने कंपोनेंट्स लेने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स लेके एक्यूरेसी भी चेक करके देखेंगे, कोरिलेशन चेक करके देखेंगे कि क्या वाकई में ये दो जो कॉलम्स है वो कोरिलेटेड हैं, तो हमें इनका एक कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर नहीं है कोरिलेटेड तो हम उनको मिला के क्यों एक कंपोनेंट बनाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज को भी समझेंगे, लेकिन इस चीज को हम लास्ट में समझेंगे। दूसरी चीज ये है कि कंपोनेंट्स, हमें फाइनल कंपोनेंट्स मिले। जैसे हमने क्या किया, इन सभी को, मॉइस्चर, प्रोटीन, इन सभी चीजों को 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कॉलम्स को हमने प्रोवाइड किया और बोला कि हमें 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इनमें से चाहिए। उसने हमें 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दे दिए, लेकिन कौन से वेरिएबल्स कौन से वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ जाके अटैच हुए ये कैसे पता चलेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी पहली स्टेप पे। पहली स्टेप हमारी ये आती है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं कि हमारे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है ना, वही हम क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए ले रहे हैं। टारगेट वेरिएबल तो हमारा ब्रांड है ही, उसकी बात अलग होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारे ओनली न्यूमेरिकल कॉलम्स क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं आगे। आगे हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से जो बेटर तरीका है वो ये हो जाएगा हमारा कि क्यों ना, क्योंकि हमें आईडी की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम मैन्युअली एक एक कॉलम्स दें। क्यों, क्योंकि इसमें आईडी भी इंक्लूड हो रहा है, ओके। तो हमने इस तरीके से क्या किया है कि जो भी हमारे जिन कॉलम्स में इंटरेस्टेड थे उनको यहाँ पे ले लिया है, न्यूमेरिकल कॉलम्स में उनको प्रिंट करवा दिया, उसकी अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है डेटा को। क्यों करना है, मैंने आपको बता दिया था। तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर का क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको एक स्केलर नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी क्लास कौन सी है, स्टैंडर्ड स्केलर है, ठीक है ना। ये हमारा इतना काम हो चुका है, ओके। इसके बाद अब हमें स्केल्ड डेटा चाहिए, ठीक है। हम इसको प्रिंट भी करवा के देख लेंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा है, स्केलर, मतलब इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रही हूँ, फिट, इस ऑब्जेक्ट के लिए फिट ट्रांसफॉर्म नाम का फंक्शन कॉल कर रही हूँ, और ये सारे कॉलम्स में क्या कर रही हूँ, इसमें पास कर रही हूँ। तो अब हम इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं। किसको, स्केल्ड डेटा को हम क्या करवा के देखेंगे, प्रिंट करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमने किया इसको कॉपी और इसको किया पेस्ट। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो है स्केल्ड डेटा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्केल्ड डेटा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगली स्टेप हमारी बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, पीसीए परफॉर्म करना है स्केल्ड डेटा के ऊपर, ओके। और फिर उसको हमें क्या करना है, प्लॉट करवा के देखना है। जो हमारे 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकलेंगे उनको हमें क्या करवा के देखना है, सिंपली विजुअलाइज करके देखना है, ठीक है। ये है हमारा पीसीए नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो पीसीए कैपिटल वो क्या है, एक क्लास है, ठीक है। और ये एन कंपोनेंट्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने जो वैल्यू भेजी है वो क्या भेजी है, 2 भेजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पीसीए नाम का क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। और इसके लिए मैंने फिट ट्रांसफॉर्म को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है।
फिर ट्रांसफॉर्म को कॉल किया और हमारा जो अभी अभी मैंने बताया था स्केल्ड डेटा यहाँ से हमें भेजना है कि अब इस पर हमें क्या करना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करना है। इन जो भी कॉलम्स है इन पर पीसीए परफॉर्म करके हमें दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा ऊपर डेटा जनरेट हुआ था वो यहाँ से हम भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चाहिए। तो वो दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको अभी के अभी प्रिंट भी करवा के देख सकते हो। ठीक है, तो ये होगा हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जनरेट। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखती हूँ तो हमें इतना ज्यादा कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या आ चुके हैं, दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से वेरिएबल का कितना रोल है, कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट में जो है वो जा रहा है, अटैच हुआ है। ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस लाइन को हटा देते हैं। अब हम जब विजुअलाइज करेंगे ना तो हमें ये आगे की चीजें समझ में आने वाली हैं। अब हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम बनाई है। क्यों? ताकि हम विजुअलाइजेशन इजीली कर सकें। जिसमें डेटा में क्या दिए हैं, मैंने ये दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दिए हैं। ठीक है, मतलब एक एक्सिस पर ये बनेगा और मतलब ये बनेगा जो 5.0 5.02 एंड सो ऑन, और दूसरे एक्सिस पे हमारा ये बनने वाला है। तो हमने डेटा दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। किसका? डेटा फ्रेम का। ठीक है, कॉलम्स हमारे क्या है, तो मैं चाहती हूँ ये हमारा PC1 हो और ये क्या होना चाहिए, हमारा PC2 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इनका नाम दे दिया, कॉलम्स इज इक्वल्स टू PC1 और PC2। ठीक है ना। अब अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है तो मुझे सिर्फ इनको तो प्लॉट नहीं करना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 और 2। मैं क्या चाहती हूँ, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये जो मेरे कंपोनेंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग मेरी जो ब्रांड है वो प्रिडिक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे मेरी ये जो डेटा फ्रेम अभी बनाई है, अभी इस डेटा फ्रेम में अभी तक अगर मैं इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाती हूँ, देखो इस डेटा फ्रेम को अगर मैंने प्रिंट करवाया तो अभी तक मुझे क्या मिले हैं, दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिले हैं। लेकिन मैं इसमें ब्रांड भी ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि ब्रांड नाम का कॉलम आ जाए। ठीक है, किसमें? इस DFPCA के अंदर एक ब्रांड नाम का कॉलम मैं ऐड कर रही हूँ और जिसकी वैल्यूज कहां से आएंगी, मेरी जो डेटा फ्रेम, जो इनिशियल पिज्जा नाम की जो डेटा फ्रेम थी, जो उसमें से जो ब्रांड नाम का कॉलम है वो सारे आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इस लाइन को कॉपी करके यहां से कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। सॉरी, यहाँ से मुझे कट ही कर लेना चाहिए था। तो अब आप देखोगे कि इनमें ब्रांड भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमारे पास इनिशियली क्या थी, ब्रांड थी, और जो भी पिज्जा के अंदर जो भी कंटेंट्स थे, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो कुछ भी थे, वो सारी चीजें थी, उनको हमने रिड्यूस करके दो कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, और वो हमारे पास एक डेटा फ्रेम में आ चुकी है। ठीक है, जिसका नाम उस डेटा फ्रेम का क्या है, DFPCA है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इसी डेटा फ्रेम को प्लॉट करना है। ठीक है, अगर मैं सिंपली प्लॉट कर देती हूँ, मान लिया कि मैंने क्या किया है, सिंपली PLT.plot जो भी है वो लिख के मैंने क्या कर दिया, सिंपली इसको प्लॉट कर दिया, तो जो सभी ब्रांड्स के जो कलर्स हैं वो एक ही जैसे आने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक ब्रांड का जो कलर है वो अलग होना चाहिए। तो इसमें बस मुझे थोड़ी सी होशियारी और यहाँ पे लगानी पड़ेगी। करनी है, देखो हर एक ब्रांड के लिए मैं अलग अलग से कलर डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। डेटा मेरा यही रहने वाला है। ठीक है, तो क्यों ना मैं हर एक ब्रांड के लिए अलग अलग से प्लॉट करूं। ओके, तो उसके लिए मुझे सारी ब्रांड्स चाहिए। अब यहाँ पे तो सपोज आपको दिख रही है ABCD, लेकिन जब आपके पास हजारों रोज हैं उसके बाद आपको नहीं दिखेंगी कि ये ABCD वगैरह कौन सी ब्रांड्स हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर ब्रांड इन DF_PCA brand डॉट यूनिक। देखो यहां तक आपके पास यूनिक ब्रांड्स आ गई हैं, यहां तक इस लाइन की हेल्प से आपके पास यूनिक ब्रांड्स मिलेंगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके और मैं इसको आपको रन करके बताती हूँ। तो मैंने एक सेल ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रिंट करवाया है। जो भी हमारी यूनिक ब्रांड्स हैं उनको मैं क्या करवा रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको दिखा कि A से लेकर J तक टोटल क्या है, ब्रांड्स है। ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है DF_PCA brand डॉट यूनिक, वो मुझे ये सारी ब्रांड्स की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब मुझे पहले A ब्रांड पर जाना है, फिर B पर जाना है, फिर C पर, D पर एंड सो ऑन सब पे जाना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, एक लूप लगाया फॉर ब्रांड इन। तो पहले ब्रांड की वैल्यू A हो जाएगी, फिर ब्रांड की वैल्यू B हो जाएगी, फिर ब्रांड की वैल्यू C हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी मेरे पास ब्रांड की वैल्यू A आ चुकी है। ठीक है,
अब मुझे उस पूरी डेटा फ्रेम जो DFPCA थी, जो अभी अभी हमने ऊपर प्रिंट करवाई थी, उनमें से सिर्फ वो वाली रोज चाहिए जिनकी ब्रांड क्या है, ए है, ताकि मैं उनको क्या कर सकूं, प्लॉट करवा सकूं। ठीक है, तो इसीलिए मेरी जो अगली लाइन आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है सबसेट। मुझे एक सबसेट चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा जो मेरी DFPCA ऊपर थी, जिसमें PC1 PC2 और सारी ब्रांड्स थी, उनमें से मैंने बोला कि जहां पर ब्रांड क्या हो, ये जो स्मॉल में ब्रांड लिखा है और अभी इस ब्रांड में क्या चल रहा है, ए चल रहा है, तो जहां पर ए होगा वो वाली सारी दो सूट के सबसेट में आ जाएंगी। ठीक है, इस सबसेट में आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, अब मेरा प्लॉट बनेगा। मेरा जो सबसेट आया है, अभी मेरे सबसेट में क्या है, सिर्फ वो रोज हैं जिनकी ब्रांड क्या है, ए है। मतलब मान लिया कि मेरे सबसेट में सिर्फ ये वाली रोज है, तो अभी सबसेट में क्या है, सिर्फ मेरे पास ये वाली रोज है। ठीक है, और इन्हीं को मुझे प्लॉट करना है। तो सबसेट नाम की डेटा फ्रेम में मेरे पास ये 3 रोज हैं। ठीक है, और मुझे इन्हीं को प्लॉट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है plt.scatter, क्योंकि स्कैटर प्लॉट चाहिए। मैंने बोला सबसेट का PC1 x एक्सिस पे आएगा, मैंने बोला सबसेट का PC2 y एक्सिस पे आएगा, और लेबल इज इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया है, ब्रांड दे दिया है। ठीक है, कि लेबल में क्या दिखनी चाहिए, ब्रांड दिखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यही लूप आगे बढ़ेगा, मतलब ये प्लॉट हो गया। ठीक है, इसके बाद यही लूप आगे बढ़ेगा, ब्रांड में अब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ब्रांड में अब क्या आ गया, बी आ गया। अब ब्रांड में बी है, तो अब यहां पर मैंने क्या किया है, एक और नया सबसेट बनाया, एक और नया सबसेट बनाया, जिसमें ब्रांड जो भी बी होगी वो सारी क्या आ जाएगी, वो सारी रोस आ जाएंगी जिनमें ब्रांड की वैल्यू क्या हो, बी हो। ठीक है, अब मेरे पास जो नया सबसेट बना है, मैंने उसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मैंने नए सबसेट को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। इसी तरह से ब्रांड की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो ब्रांड की वैल्यू क्या हो गई, सी हो गई। अब मुझे क्या कर देना है, उन दोष को प्रिंट करवाना है, प्रिंट नहीं, उनको प्लॉट करवाना है जिनमें ब्रांड की वैल्यू क्या है, सी है। ठीक है, तो मैंने एक नया सबसेट बनाया। तो इसी तरह से इन सभी को क्या करवा दिया, मैंने प्रिंट करवा दिया। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इन सभी को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। और ये सजावट की चीजें, ये टाइटल ये आना चाहिए, एक्स लेबल ये होना चाहिए, लेजेंड, अब लेजेंड तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करके देखती हूँ, रन करके देखती हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो एक एक करके सारे सबसेट्स प्लॉट हुए और सारा ग्राफ मुझे एक साथ दिख गया, क्योंकि मैंने लूप में बनाया था। तो पहले क्या हुए थे, ये ए वाले प्लॉट हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुए थे, बी वाले प्लॉट हुए थे, मतलब सबसेट में बी वाली रोस आई, फिर सबसेट में डी वाली रोस आई, फिर सबसेट में सी वाली सारी रोस आई, और सारी एक एक करके रोज सबसेट में आती गई, और वो सारे क्या होते गए, स्कैटर प्लॉट में प्लॉट होते गए। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो चुका है, प्लॉट हो चुका है। ठीक है, इसका एक और तरीका हम देखेंगे। ओके, इतना काम हमारा हो चुका है। अब बात आती है मॉडल की एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करने की। ठीक है ना, कि जब हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स 2 लिए हैं, तो उस केस में एक्यूरेसी कितनी आ रही है, मतलब कि हमारे पास 5-6 फीचर्स थे, उनको हमने 2 में श्रिंक कर दिया है, तो एक्यूरेसी क्या आ रही है, तो उसके लिए हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है, क्लस्टरिंग करनी है। देखो यहाँ पे भी एक्चुअली क्या हो रही है, क्लस्टरिंग हो रही है, कि कुछ फीचर्स के हिसाब से ब्रांड्स क्या हो रही है, प्रेडिक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लस्टरिंग परफॉर्म की है। यहाँ पर हमने sklearn.cluster में से k मीन्स को इंपोर्ट करवाया। इसको बहुत ज्यादा समझाने की मुझे इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि हम k मीन्स क्लस्टरिंग पहले समझ चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में से हमें इंपोर्ट करवाना है silu_hat_cluster सॉरी। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके बाद में हमें क्या करनी है, k मीन्स क्लस्टरिंग करनी है। ओके, अब प्लीज इस प्रोनाउंसिएशन पे लेके आप प्लीज कमेंट्स की लाइन मत लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, k मीन्स क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैंने क्या दिए हैं, 10 दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि 10 ब्रांड्स है, तो इसीलिए मैंने दे दिया कि 10 उन 10 को अलग अलग से क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, इसके बाद में रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 42 हम क्यों देते हैं, 42 की जगह कोई और नंबर भी आप दे सकते हो, वो आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूं कि ये जो क्लस्टरिंग हो, कि मतलब किसको कौन से क्लस्टर में रखा जा रहा है, ठीक है, उसको क्या किया जाए, वो वाला कॉलम भी हमारी, वो जो अभी हमारी डेटा फ्रेम बनी थी DF_PCA, जो मैंने पूरी आपको शो करके बताई थी, ठीक है, उसमें ये वाला कॉलम भी क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, DF_cluster, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, DFPCA के अंदर एक क्लस्टर नाम का कॉलम बना रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, k_means.fit_predict लिख रही हूँ, और जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है उनको क्या कर रही हूँ, फिट कर रही हूँ।
प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या थे ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो अभी ऊपर ही हमारे यहाँ पे जनरेट हुए थे। कहाँ पे जनरेट हुए थे? ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये हमारे क्या थे? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जनरेट हुए थे। ये पूरी डिटेल में आपको अभी समझा चुकी थी, ठीक है ना। अब हम वापस यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो कुल मिला के ये वाला जो कॉलम है क्लस्टर नाम का, वो भी क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा, जिसमें जो क्लस्टरिंग का रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा? डिस्प्ले होगा। पहले मैं ये पूरी डेटा फ्रेम आपको प्रिंट करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कोड लिख देना है, प्रिंट करवानी है। क्या प्रिंट करवानी है? हमारी जो अभी भी डेटा फ्रेम जनरेट, मतलब हमने इसमें ये जो कॉलम ऐड किया है वो भी इसमें क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 हमारा ब्रांड ए, ठीक है, और क्लस्टर 2 में उसको रखा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है? क्लस्टर 2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। जे के करस्पॉन्डिंग क्लस्टर 4 जनरेट हो रहा है, बाकी के भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्लस्टरिंग हमारी परफॉर्म हो चुकी है, ओके। अगर आपकी प्रॉब्लम जो है क्लस्टरिंग बेस्ड ना हो तो आप रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके, और फिर क्या कर सकते हो? मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। हमारी ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये क्लस्टरिंग बेस्ड थी, इसीलिए मैं क्लस्टरिंग परफॉर्म करके फिर इसकी एक्यूरेसी चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया, जिसको प्रिंट करवाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ मुझे बताना था कि अभी तक क्या हुआ है। तो क्लस्टर नाम का कॉलम ऐड हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? सिलुएट स्कोर को क्या करवा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या दिए? हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स भेजे हैं। कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स? हमारे ये वाला कंपोनेंट और ये वाला क्या है? हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ठीक है। और हमें इसको चेक किसके हिसाब से करना है? जो अभी क्लस्टर जनरेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना है? हमें चेक करना है। तो यहां से मैंने ये वाला कॉलम क्या किया है? पास किया है, ठीक है। तो अब हमें जो स्कोर मिला है उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर क्या किया है? स्टोर किया है, ठीक है। और उसके बाद उसी वेरिएबल को हमने क्या करवा दिया है? प्रिंट करवा दिया है। तो अभी हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है वो क्या आ रही है? स्कोर आ रहा है 0.6234 आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हो जहां इतने सारे डायमेंशंस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में जो है एक्यूरेसी जो है वो तो क्या होनी है? अफेक्ट होनी ही होनी है, ओके। तो इसीलिए एक्यूरेसी क्या आ रही है? ये आ रही है, ओके। अब मान लिया इसी प्रोग्राम को हमें थोड़ा सा चेंज करना है और हमें 3 कंपोनेंट्स क्या करने हैं? जनरेट करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो, ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्केलिंग तक हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 के प्लेस पे क्या दे देना है? हमको 3 दे देना है, ठीक है। पहला चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज, अब यहाँ पर भी हमें PC1 PC2 के बाद में, अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं आप ये PC1 PC2 ही नाम दो, आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट पूरा नाम देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपने दे दिया PC3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद में अगला चेंज हमें कहाँ करना है? तो देखो यहाँ तक हमें कोई, ये 2 चेंजेस कर लिए हमने। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आगे, ओके। तो यहाँ पर आगे हमें क्या करना है? हाँ, यहाँ पर सबसेट PC1 दिया है, सबसेट PC2 दिया है, अब हमें क्या देना है? सबसेट PC3 देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी चीज को क्या कर देते हैं? कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब हमारा जो ग्राफ होने वाला है वो 3D ग्राफ होने वाला है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या दे देना है? PC3 दे देना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट 3, ठीक है। तो वो जो ऊपर हमने चेंजेस किए थे ना, यहाँ तक क्या हुआ था? हमारे 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट जनरेट हुए, ठीक है। उनको हमने एक डेटा फ्रेम में स्टोर किया, एक डेटा फ्रेम बनाई जिसमें हमने बोला कि ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स 3 जनरेट हुए हैं ना, उनके 3 ये कॉलम्स बनने चाहिए, ठीक है ना। और उन कॉलम्स का नाम होना चाहिए PC1 PC2 एंड PC3, इतना हो गया। अब क्योंकि हमें उसी को क्या करना है? प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, अदरवाइज वो चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये जो 3 कंपोनेंट्स अब हमारे क्या हो चुके हैं? जनरेट हो चुके हैं, ओके। ये हमारी ब्रांड आ रही है जिसको अभी हमने यहाँ पे मैन्युअली क्या किया है? ऐड किया है। तो ये ब्रांड इसमें ऐड हो गई है। या आप नहीं भी ऐड करते हो तो हमारा प्रेडिक्शन, मतलब हमारे कंपोनेंट्स तो ब्रेक हो चुके हैं, ओके। इसके बाद क्योंकि हमें विजुअलाइज करना है अच्छे से, इसीलिए हमने इस ब्रांड को यहाँ पे क्या किया है? ऐड किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें क्या करना है? ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको हम रहने देते हैं। आगे हमने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे दे दिया है हमने सबसेट PC3 दे दिया, और लेबल इज इक्वल्स टू क्या दे दिया है? हमने ब्रांड दे दिया है, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना है? एक और एक्सेस को क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर Y के प्लेस पे क्या लिख देंगे? Z लेबल, और यहाँ पर हम दे देंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 दे देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या दे देंगे? 3 दे देंगे, जो कि प्रिंट होने के लिए ये चीज क्या है? काम की है, ठीक है।
इसको भी हम क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो इसको रन करने पर एरर आई है, उसका रीजन ये है, एरर का रीजन ये है कि पीएलटी के अंदर ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है 3D ग्राफ बनाने का, तो हमें कुछ चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। ये कोड आप नोट कर सकते हो। फिगर इज इक्वल्स टू पीएलटी डॉट फिगर, मतलब पीएलटी के लिए हमने क्या किया, फिगर फंक्शन को कॉल किया है और जिसमें हमने फिगर की साइज बताई है, ठीक है। अगेन अब हमने क्या किया, इस फिगर के लिए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा अभी अभी क्रिएट हुआ है उसके लिए हमने क्या किया है, ऐड सब प्लॉट, एक सब प्लॉट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। और इसमें आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू क्या देना है, 3D देना है, क्योंकि उसके बिना 3D ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। उसको किसी वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ही बना है, यहाँ पे हमने वेरिएबल नाम बोला है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये सारे जो आप पीएलटी के लिए लिख रहे थे वो सारे अब यहाँ पे चीजें देनी है, ax डॉट सेट टाइटल, देन ax डॉट सेट एक्स लेबल, ax डॉट, अब ax की जगह आप नाम कोई सा भी दे सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, लिखनी है। उसके बाद अगर आप रन करोगे तो अब आप देख सकते हो कि ये 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बने, तो अब आपका जो ग्राफ है, जो प्लॉट है, वो भी क्या है, 3D प्लॉट है, ठीक है ना। हुआ जब हमने 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जनरेट किए हैं तो क्या हुआ है, तो जैसे जैसे अगर आप कंपोनेंट्स बढ़ाते हो तो उस केस में आपको एक्यूरेसी तो थोड़ी सी ज्यादा ही मिलने वाली है, ठीक है ना। मतलब कि क्या है कि अगर आप जितने डायमेंशंस को रिड्यूस करोगे, एक्यूरेसी, जो पिक्चर की क्लैरिटी है वो कम होगी, आपको जो उसका एसेंस है वो कम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर, मतलब एसेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बोलो कुछ चीजें जो होंगी वो क्या होने वाली है, डेटा का लॉस होने ही वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपोनेंट्स को बढ़ाते हो तो लॉस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स को बढ़ा के 3 कर दिया, ओके। तो उस केस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक्यूरेसी जो है तो थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी एक्यूरेसी जो थोड़ी सी क्या हुई है, हमारी बड़ी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम थोड़े से और बढ़ा के देखते हैं, किनको, कंपोनेंट्स को बढ़ा के देखते हैं और फिर एक्यूरेसी को चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि एक्यूरेसी जो है वो क्या होगी, थोड़ी थोड़ी इंप्रूव ही होती जाएगी। लेकिन किसी पॉइंट पे लगे कि हाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहीं पे रुक सकते हो। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। दूसरा होता है कि हम कैसे कंपोनेंट्स डिसाइड करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोरिलेशन मैट्रिक्स जनरेट करके देख सकते हो। जैसे अभी तक हमारी जो डेटा फ्रेम थी, जिसके अंदर हमारा पूरा डेटा था, वो क्या था, हमारा ये वाला डेटा था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रिंट करवाते हो, क्या प्रिंट करवाते हो, df.co_r, ठीक है। कोरिलेशन मैट्रिक्स आप क्या करवाते हो, यहाँ पे प्रिंट करवाते हो, तो आपको ये कोरिलेशन मैट्रिक्स दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हो, देखो आपका टारगेट क्या है, ब्रांड है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो कि आपके जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, देखो आपके जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्या उनका आपस में कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर है, मतलब कि वो दो आपस में रिड्यूस होके कोई नया वेरिएबल बन सकते हैं। मान लिया 3 का आपस में है या क्या है, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ऐश, ठीक है। ऐश और सोडियम, इन दोनों के बीच में क्या है कि कोरिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कोरिलेशन भी क्या है, अच्छा खासा क्या है, इनके बीच में कोरिलेशन है, 0.8 है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप बाकी को भी एनालाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सारे ही जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब डेटा का लॉस जो है, एक्यूरेसी बहुत हद तक क्या होने वाली है, कम होने वाली है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज हमें ये देखनी है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, कि कौन से कंपोनेंट्स, देखो इन सभी में से हमने, देखो मॉइस्चर, प्रोटीन, इन सभी में से हमने क्या किया है, 2 कंपोनेंट्स को क्या किया है, जनरेट किया है। मतलब डायमेंशंस को रिड्यूस करके 2 कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं। अब कौन से वेरिएबल्स जो हैं हमारे, इनमें से कौन से वेरिएबल कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हमें ये देखना है तो हम कैसे देखें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोड लिखना पड़ेगा। अब आपको ये लगा, उसके लिए ये कोड है, और ये जो कोड है मैं आपको साफ ही बता दूं, ये एआई जनरेटेड कोड है, क्योंकि मुझे खुद को ये समझना था कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स देख सकते हैं, मतलब कि कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट में हमारे कौन से वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कोड सर्च किया, तो मुझे ये कोड मिला है, जिसमें हमने क्या किया है, देखो पीसीए के जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमारे जो पीसीए के जो भी 2 या 3 जो भी कंपोनेंट्स जनरेट हुए हैं, हमने वहां पे ये वाले लिख लिए हैं, ठीक है। इसके पीछे अंडरस्कोर लगाना है, इस मस्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉलम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूमेरिक कॉलम्स। अब यहाँ पर अगर आप चाहते तो सीधे ही पीसीए कंपोनेंट्स को भी प्रिंट करवा सकते थे,
लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, उनको डेटा फ्रेम के अंदर डाला है ताकि आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखने वाला है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इस कोड को पहले रन करके आपको समझा देती हूँ। देखो हमारे टोटल 3 कंपोनेंट्स जनरेट हुए थे, PC1, PC2 एंड PC3। तो यहाँ पर 0 1 2 से वो क्या हो रहे हैं, वो शो हो रहे हैं। हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे इनिशियली, वो ये सारे वेरिएबल्स थे, वो यहाँ पर आपको क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मॉइस्चर का प्रिंसिपल 1 में जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। भले ही नेगेटिव में, लेकिन आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोटीन है, उसका सबसे ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूशन देखो तो किसमें, प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 में है। ठीक है, तो यहां से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि कौन से जो वेरिएबल, यहां से आपको क्या मिला कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 में क्या है, मॉइस्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन से कंपोनेंट में कौन से वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, अब यही अगर आपने सीधे पीसीए डॉट कंपोनेंट्स प्रिंट करवा दिया होता तो रिजल्ट तो आपको अभी भी मिल रहा है, लेकिन आपको क्लियरली ये चीज नहीं दिख रही है कि कौन से वेरिएबल का किसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे तो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 के सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 2 के एंड 3 के सारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने क्योंकि इसमें कॉलम्स की भी हेडिंग दे दी, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमने, क्योंकि डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो उस केस में हम रिजल्ट को एनालाइज भी इजीली कर पा रहे हैं।